नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप कहां चले गए, ये सवाल दिल्ली के राजौरी गार्डन पर जो नतीजे आए हैं उस पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है उसके बाद आ रहे हैं। क्या है इस जीत के मायने और कैसा रहा इस सीट का इतिहास क्या है, ये भी जरा देख लीजिए आप। सूबे में जिसकी सरकार हो वहां अगर सत्ताधारी पार्टी की बड़ी हार हो तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि जनता का मिजाज क्या है। जनमानस के इसी बदले बूढ़ ने दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट से आपको बेदखल कर दिया। यानी नतीजों से यह साफ हो गया है कि यूपी और उत्तराखंड में बंपर जीत के बाद दिल्ली में भी बीजेपी की लहर दिख रही है। आपकी हार ही अहम नहीं है, इससे भी अहम है केजरीवाल की पार्टी का तीसरे नंबर पर जाकर जमानत जब्त कर बैठना। हालांकि ये सच है, जरनैल सिंह के पंजाब जाने के बाद इलाके की जनता नाराज थी, लेकिन हार ऐसी शर्मनाक होगी किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले आपके जो नेता राजौरी गार्डन सीट को निगम चुनाव के लिए संकेत बता रहे थे, वो अब इसे उपचुनाव करार देकर झेप मिटा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए वहां जीत नहीं हुई है उपचुनाव में। हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे, वहां पर जरनैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। जाहिर है कि इस हार से आपके एमसीडी में जीतने के अरमानों पर भी पानी फिर सकता है। यही दावा बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। आज जो रिजल्ट आया है उसमें आपने जीत हासिल किया, क्या माना जाए कि एमसीडी के जो चुनाव होंगे उसके रिजल्ट संकेत आज है? ये वही है, अभी तो एमसीडी का ही चुनाव चल रहा है, एमसीडी का ही प्रचार हो रहा है, उसी में एक राजौरी गार्डन का ही चुनाव आ गया विधानसभा का। तो ये तो रेफरेंडम है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। आपके लिए सिर्फ खतरे की घंटी निगम चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि आगे भी जनाधार दरकने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कांग्रेस का बेहद मजबूती के साथ नंबर 2 पर आना है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के वोटों को हथियाकर पिछली बार आप जीती थी, लेकिन इस बार ये वोट आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसलकर वापस कांग्रेस में चले गए। क्योंकि अगर 2015 के नतीजों पर नजर डालें तो आपके जरनैल सिंह को जहां 54,916 वोट मिले थे, वहीं अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 44,880 तो कांग्रेस की मीनाक्षी चंदेला को सिर्फ 14,116 वोट मिले थे। वैसे भी राजौरी गार्डन सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस पर 4 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट से 1993 से लेकर 2003 तक लगातार 3 बार अजय माकन विधायक रहे हैं। 2004 में उनके सांसद बनने के बाद फिर से इस सीट पर 2008 में कांग्रेस का कब्जा तो हुआ, लेकिन माकन के यहां से जाने के बाद धीरे धीरे राजौरी गार्डन पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती चली गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 2013 में अकाली बीजेपी गठबंधन के मनजिंदर सिरसा करीब 11,000 वोट से जीत गए। लेकिन 2015 में आपकी लहर में सिरसा को हराकर जरनैल सिंह विधायक बन गए। आप भले ही जरनैल सिंह के पंजाब जाने को हार की वजह बता रही है, लेकिन जिस तरह से आपके वोट लुट गए हैं वो पार्टी के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। राजीव बब्बर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज पुष्कर हैं जो आम आदमी पार्टी से विधायक थे, लेकिन उन्होंने बगावत पार्टी के खिलाफ की है। और उसके अलावा अभय दुबे साहब मेरे साथ स्टूडियो में। लेकिन पंकज पुष्कर साहब जैसे ही जुड़े हमारे साथ, वैसे ही विवेक यादव साहब जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे वो चले गए हैं। पंकज साहब, सबसे पहले शुरुआत दूसरे सेगमेंट की आपसे ही कर लेते हैं। एक तो अपनी स्थिति को भी जरा साफ कर दीजिएगा ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि आपकी स्थिति क्या है, ठीक है? और फिर जरा बताइए कि क्यों आम आदमी पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई है कि जो कभी 55% वोट शेयर लेकर के आई थी, आज वो 13% वोट शेयर पर सिमट गई। क्या हुआ है ऐसा? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।
जी, मैं सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं मूलतः एक जन आंदोलनों का कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं। 1992 से भारत जन आंदोलन का सिपाही रहा हूं। जब देश के आंदोलनों ने तय किया कि अन्ना आंदोलन को बल दिया जाए, फिर तय किया पार्टी बनाई जाए, तो हम इसके साथ आए। लेकिन आज भी मेरी निष्ठा जो है जनता के प्रति है, जनता के आंदोलनों के प्रति है। राजनीतिक दल अपने आप में किस तरह से दलदल में फंस जाते हैं, उसका मैं साक्षी और शोधार्थी रहा हूं। तो मैं अभी भी जो अन्ना आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई नया आंदोलन आता है, जैसे कि स्वराज अभियान आया, मेरी उससे पूरी सहानुभूति है। मैं उसको मजबूत होते हुए देखना चाहता हूं, और आम आदमी पार्टी को भी वापस आंदोलन के रास्ते पे जाते हुए देखना चाहता हूं, हालांकि वो बहुत दूर पहुंच चुकी है। जहां तक इस हार की बात है, ये हार मैं कहूंगा कि उस राजनीति की हार है जिसने की शुरुआत एक बहुत ऊंचे मूल्यों और आदर्शों से की, लेकिन फिर जाकर विज्ञापनबाजी पर ठहर गई। जिस राजनीति ने जिसने पूरे देश को जोड़ने का एक उम्मीद पैदा की, सपना पैदा किया, वो यूज एंड थ्रो में बदल गई। उस राजनीति की हार है। आम आदमी पार्टी की हार दिल्ली की जिम्मेदारी को छोड़कर पंजाब और गोवा को लपकने का जो लालच था, उस लालच की हार है। अन्ना आंदोलन और देश भर के आंदोलनों को जो उम्मीद पैदा हुई थी, उसको जो धोखा दिया गया, उसकी हार है। और ये गाली गलौज की और दोषारोपण की राजनीति की हार है। लोग ज्यादा जिम्मेदार व्यवहार चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छूट मिल सकती है, वो बहुत पुराने पारंपरिक दल हैं, उनके पास अपना बैगेज है, उनकी अपनी बीमारियां बहुत पुरानी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि जनता ने पैदा की, 34 देश के लोगों ने अपना पैसा और समय लगा के बनाया इस पार्टी को, उसको ये बहाने करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि कांग्रेस और बीजेपी ऐसे हैं तो हमें भी। तो जनता ने सजा दी है, अभी भी सुधरने का मौका है, अभी भी आत्ममंथन करें। जो थोड़ी सी कड़वी बात कहते हैं, उनको सुनने का, समझने का, मानने का साहस, आत्मबल पैदा करें। तो आम आदमी पार्टी को भी अभी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो एक शक्ति है, उसको बने रहना चाहिए, लेकिन वो एक सच्ची शक्ति बने, ये भी मेरा आग्रह है। दूसरी बात ये भी है कि जब दिल्ली में आप 3.5 करोड़ रुपए राम जेठमलानी जी को अपने मान की रक्षा के लिए देते हैं, 80 लोगों की दावत में करोड़ों रुपए उड़ाते हैं, अपने खांसी के इलाज के लिए बेंगलोर जाते हैं, ये सब चीजें बहुत ही बुरे उदाहरण हैं। ये लोगों के विश्वास को तोड़ने वाली बातें हैं। ये सब चीजें मिलकर हार का कारण बनी है। ठीक है पंकज पुष्कर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। राजीव बब्बर साहब जी, ये आपकी जीत इसे माना जाए, या फिर केजरीवाल एंड टीम यानी आम आदमी पार्टी की जो अंदर की जो कमियां थी, जो जिनका जिक्र पंकज पुष्कर कर रहे हैं, उन कमियों की हार है ज्यादा? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी की पॉलिसीज और जिस तरीके से एक राष्ट्रभक्त नेता के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस सीट पर बाय इलेक्शंस पे जिस तरीके से अमित शाह जी की नज़र थी, संगठन जिस तरीके से काम कर रहा था, जिस तरीके से लोकल सांसद, प्रदेश अध्यक्ष इस सीट पर लगे थे, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और उसका ये परिणाम है। और हमको पूरा यकीन था पहले दिन से कि हम जो है वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जब हम जनता में जा रहे थे, जनता को स्पष्ट रूप से जनता की जो आवाज़ थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ थी, और दिल्ली जो है वो अब प्रधानमंत्री जी के साथ चलना चाहती है। और दिल्ली को ये लगा कि जो पिछले चुनावों में गलती हुई है, जो भ्रमजाल में हम फंसे थे, वो दिल्ली उसमें से बाहर निकलना चाहती है। क्योंकि केंद्र सरकार जो भी काम कर रही है, केंद्र में रहते हुए भी दिल्ली के लिए इतने काम किए, वो सब के सब दिल्ली की जनता को धीरे धीरे समझ आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव विजन, पॉजिटिव तरीके से काम करना और देश को जो विकास के पथ पर ले जाने की राजनीति नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, ये उसकी जीत है। ठीक है राजीव बब्बर साहब, मैं समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है। बहरहाल अभय दुबे साहब, इन तमाम हालातों के बीच आप भी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। करीब 33% का वोट शेयर आपके खाते में आया। खुद को कहाँ अब इस हालत में आप देखते हैं? अगर आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है पहले के मुकाबले, और बीजेपी से ही आपका मुकाबला अगर है, तो आप कहाँ खुद को देखते हैं इस वक्त? देखिए, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की अपेक्षा हम स्वयं को खुद प्रजातंत्री व्यवस्था में और कितना अकाउंटेबल बना सकते हैं, उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अभी पंकज पुष्कर जी ने कहा, तो पंकज पुष्कर जी आप देख लीजिए, जो बुनियाद आपकी रखी थी वो नफरत, नकारात्मकता और नैराश्य से ही रखी थी। किस तरीके से आपने इस प्रजातंत्र को, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को न्याय देना चाहता है, उसी के प्रति आपने नफरत फैलाने की कोशिश उस आंदोलन के बाद भी की थी। तो ये बात आप अगर आज आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन के दौर से गुजर रहे हैं तो अच्छी बात है। मगर जन आंदोलन के नेता के बाद जब आपने देखा कि किस प्रकार
आप राजनीतिक दल हो या आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व हो, देख लीजिए दोनों का कृतित्व बिल्कुल एक जैसा है। नफरत के आधार की बुनियाद पर नहीं, खुद के कार्यक्रमों के आधार पर एक प्रशस्त मार्ग दिया जा सकता है। ये जनता ने साफ संदेश दिया और इसी के प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी है। अगर वो परिणामों की अपेक्षा सिर्फ प्रचार पर ध्यान देंगे और नकारात्मकता और निराशा का भाव रखेंगे तो उनको भी यही परिणाम मिलने वाले हैं। ये संकेत है, इस परिणाम का संकेत। ठीक है, कुछ अध्यात्म से जैसी बातें लग रही हैं। बहरहाल पुष्कर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज। हाँ, आता हूं राजीव साहब आपके पास भी। जी, एक तो बात ये, जी एक बात तो ये कहना कि दिल्ली मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली तो एमसीडी के मार्फत से पिछले 3 साल से मोदी जी के साथ चल रही थी। उन्होंने सारे अपने एमसीडी उम्मीदवारों के टिकट काट के जो संदेश दिया, इस पर यकीन तब आता कि वो 3 साल पहले देते, 2 साल पहले देते, तो दिल्ली तो साथ चल रही थी। अब देखिए मुद्दा ये है कि दिल्ली ये कहना चाहती है कि देश मोदी जी आप चलाओ। दिल्ली में उसने विपक्ष को मजबूत किया है, लेकिन जहां तक झाड़ू लगाने का मामला है, जहां की सफाई करने का मामला है, जहां की डेंगू चिकुनिया से बचाने का मामला है, दिल्ली को सच्चे सेवक चाहिए, अपने मोहल्ले के लोग चाहिए, उनको लोक सेवक चाहिए, कुछ स्वराज में यकीन रखने वाले लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। तो वो इस बार के चुनाव में इस बात का जवाब देगी। दूसरी बात, अभय भाई थोड़ी तैयारी कम करके लाए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब हम स्वराज की बात कर रहे हैं तो जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा उसकी बात कर रहे हैं, कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लोग बातें तो यही उस वक्त भी हो रही थी ना जब आप वजूद में आई थी। पार्टियों के कब्जे से कैसे बाहर निकले, पार्टियों के निर्देश पे जो नेता लोग काम करते हैं, क्यों नहीं कांग्रेस मुख्य विपक्ष रही है पिछले उन्हीं आदर्शों पर वजू, उन्हीं 10 साल राज्य में सत्ता रही है। उसके बाद भी कांग्रेस भ्रष्टाचार और काहली और बद इंतजामी का प्रतीक बनकर उभरी। अभी तो आपने आज जब परिणाम देखिए, कर्मचारी आपने जब परिणाम आए तब ये आरोप लगाना प्रारंभ किया। जब ये सब घटित हो रहा था पंकज जी, तब आपने प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? इसलिए ये संदेह उठता है। अगर आप उस समय कहते कि इतने ऐश्वर्य की आडंबर की पार्टी मत करिए, अगर ये जब बजट घटित हो रहा था पहले बजट के सत्र में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बैठा था। दिल्ली विधानसभा में एकमात्र व्यक्ति पंकज पुष्कर था जिसने कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत की राजनीति के प्रमुख मूल्यों को बचाने के लिए वहां संघर्ष किया। कांग्रेस का कहीं राजा माकन जी नहीं बैठे थे। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि थोड़ा तैयारी के साथ, मेरे साथ जानकारी के साथ बात कीजिए। केवल एक उदाहरण, कांग्रेस की भी पोल खोलता हूं, आम आदमी पार्टी की भी पोल खोलता हूं। ठीक है, मुझे बोलने का मौका दे, एक बार बात कहता हूं, उसके बाद आप कहना। अभय जी, मेरा कहना ये है कि ये दोषारोपण की राजनीति से बाज आए, आगे बढ़े। मैं आपको पिछले 15 साल का दिल्ली का इतिहास बताता हूं कि दिल्ली के अंदर झूठ कहना है कि एमसीडी ने बर्बाद कर दिया। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस भी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के पिछले 10 साल के रेजिम में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली में डूसिब के अंदर पूरे स्लम के इलाके में 1500 पार्क, शिशु वाटिका और शौचालय और इमारतें हैं। आपको पता है 1500 इलाकों के लिए पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र के लिए केवल एक असिस्टेंट इंजीनियर है, केवल एक एक्सीएन है। मैं डूसिब हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। और आपको पता है पिछले 15 साल से लगातार मांग चल रही है। सेंटर में पहले दिल्ली राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी 2010 से। ठीक है, एक मिनट अगर पंकज पुष्कर साहब 1 सेकंड। अरे आप तो बिना रुकने वाली गाड़ी की तरफ से चले जा रहे हैं। पंकज पुष्कर साहब नहीं उतरे। पंकज पुष्कर साहब में बहुत बड़ी भूमिका एमसीडी में भाजपा की है, एमसीडी में विपक्ष होने के नाते और पुराना सत्ताधारी दल होने के नाते कांग्रेस की है, और आम आदमी पार्टी ने उस बर्बादी में 2 साल और योगदान दिया है। तो कोई लोग ऐसे आए जिनमें हिम्मत हो अपने राजनीतिक आकाओं को दर्पण दिखाने की, सच्चाई कहने की, जनता के पक्ष में खड़े होने की। दिल्ली को इस तरह के सेवकों की जरूरत है। इस बार दिल्ली में बहुत सारे आजाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे, बहुत सारे बागी उम्मीदवार जीत कर आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग उम्मीदवार जीत कर आएंगे जो कि अपने मोहल्ले की रक्षा करेंगे, जो कहेंगे कोई पार्टी जिंदाबाद नहीं, कोई नेता जिंदाबाद नहीं, केवल जनता जिंदाबाद होगी। एक चीज दिल्ली में केवल एक अभय जी में जरा एक चीज, ठीक है, ये बिल्कुल आंदोलन वाली जुबान में आज पूरा अपने वक्तव्य जो है अभी कहा है, जो कुछ कहा। बहरहाल जो आपके नाम के आगे हमने भी लिखा हुआ है सर पुष्कर साहब, उसमें विधायक आप लिखा हुआ है, लेकिन बार बार मुझे आपकी बातों में स्वराज आवाज सुनाई दे रही थी। तो कुछ चेंज अगर करना हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि स्वराज पार्टी भी इस बार है मुकाबले में, एमसीडी चुनाव में वो भी है। जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने जैसे बताया, मैं स्वराज के आंदोलन का सिपाही हूं। आपको मैं बता दूं
1992 से भारत जन आंदोलन ने, अभय जी को याद नहीं होगा, दिग्विजय सिंह के साथ जो हमने मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में स्वराज का कानून पारित करवाया है, उसके सिपाही का नाम पंकज पुष्कर है, डॉक्टर बी डी शर्मा। और जिस किताब को, स्वराज नाम की किताब जिसके ऊपर लेखक के रूप में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ है, उस किताब को लिखने में मैं भी मददगार रहा हूं, उस किताबों को जुटाने में मैं मददगार रहा हूं। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी को स्वराज का मतलब पता नहीं था और कांग्रेस तो भूल ही चुकी, कांग्रेस तो भूल ही चुकी। मैं कहना ये चाहता हूं, आपने कहा कि आंदोलन के तेवर में बात करें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कम तक काम नहीं चलेगा। सारे राजनीतिक दल के यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं वो अपने आका से लेकर लाइन लेकर आते हैं। मैं किसी नेता से लाइन नहीं लेता, मैं अपने दिल की आवाज कहता हूं, मैं दिल्ली की जनता की आवाज कहता हूं, इसलिए थोड़ी ऊंची आवाज में बात कहनी पड़ रही है। ठीक है, अभय जी कुछ कह रहे थे, प्लीज। हाँ पंकज, एक मिनट आता हूं राजीव भाई आप पर। हाँ पंकज जी, मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी भी मान्यता है, मेरा मंतव्य है कि जो प्रजातंत्र के निरंकुश शासन पर कोई अंकुश लगा सकता है तो वो जन आंदोलन लगा सकता है। और हम तो अपेक्षा करते थे, हम यही चाहते थे, लेकिन प्रत्यक्ष राजनीति में आके जिस प्रकार का प्रपंच आप पार्टी ने किया है, जिस प्रकार सिर्फ नफरत और नैराश्य से काम नहीं चलेगा। आपने जिस स्वराज की बात की वो मैं कहता था हमारे सब राजनीतिक दल में कि ये पहली बार नहीं कि आप पार्टी कोई स्वराज का कानून लाई है। अगर इस नीचे तक प्रजातंत्र को पर्क्युलेट करना है तो उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। हाँ, ये जरूर है कि उसका बहुत फैलाव नहीं हुआ और समय रहते होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार ये कहना, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये जो स्वराज भी राजनीतिक दल है, मुझको नहीं लगता कि कोई वो एक जन आंदोलन का स्वरूप आज है, अगर राजनीतिक दल है तो क्या आप उसको ज्वाइन करने वाले हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं? अगर ये देते हैं तो एंटी डिफेक्शन में आपको फिर या तो इस्तीफा देना होगा आपसे, अगर आप स्वराज को ज्वाइन करते हैं तो। अबे जी, उसकी चिंता, तकनीकी मामलों की चिंता आप ना करें। मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा बता दूं, मैं राजनीतिक शास्त्र का अध्यापक रहा हूं। आपके बच्चे जो 9 से 12 की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ती हैं वो मैंने लिखी हैं। बड़ी शुभकामनाएं, आपकी विद्वत्ता पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन सही दिशा में सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष का सिपाही हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का अंकुश, मैं किसी राजनीतिक दल, जो कि हर कोई राजनीतिक दल हाईकमान सिस्टम पर चलते हैं, मैं उसमें से किसी का आंदोलन, बाहर बैठकर आप तय मत कीजिए। ये जो प्रजातंत्र पुष्पित और पल्लवित हुआ है आजादी के बाद से भारत में, वो उसी का परिणाम है कि मुखरता से आप भी अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए दूसरों को कम मूल्यांकित करके खुद को बड़ा बनाने की अपेक्षा एक लंबी लाइन खींचने की कोशिश कीजिए। एक मिनट, अब राजीव बब्बर कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। बिल्कुल कम मूल्यांकन नहीं कर रहा, मैंने नाम लेकर कहा कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस अगर देखिए ऐसा है, पंकज जी ने अगर अपनी बात कह दी हो तो मैं भी अपनी पंकज जी आपकी बात अगर पूरी हो जाए तो जरा राजीव साहब को सुन लेते हैं। साहस नहीं होता अपने भ्रष्ट लोगों का नाम लेने का, जिन्होंने की कॉमनवेल्थ में घोटाला किया, इतना साहस होना चाहिए। मैं आपको सलाम करूंगा अगर कांग्रेस के अंदर हुए भ्रष्टाचार के ऊपर आप मुंह खोल सकें, मैं झुक के आपको सलाम करूंगा। पंकज साहब, दिक्कत मुझे ये है कि आप अपने राजनीतिक आकाओं से लाइन लेकर आते हैं, आपकी मजबूरी आप बोलते हैं, मुझको कोई निर्देश नहीं दे सकता। ठीक है, वो तो लाइन हर जगह लेनी पड़ती है, क्या किया जाए। राजीव साहब प्लीज। हाँ, बात कहने के लिए बुलाया, कंक्लूजन देने के लिए नहीं बुलाया। सुन ली आपकी एक बार। राजीव साहब प्लीज बार रिपीट मत कीजिए, आपकी बात सुन ली हमने। देखिए ऐसा है कि जो बात अभी भ्रष्टाचार की और बड़ी बड़ी बातें, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, पंकज भाई भी कह रहे थे, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर 2 रिपोर्ट हमने देखी। एक शुंगलू पार्ट 1 देखा, जिसमें शीला दीक्षित जी ने 28,000 रुपए में स्ट्रीट लाइट के बल्ब खरीदे और इन्होंने 16,000 रुपए की प्लेट में खाना खिलाया। तो बात यह है कि दोनों नॉन सीरियस लोग हैं। हमें तो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये कहीं ना कहीं जो है अलग अलग शरीर है, लेकिन अंदर की आत्मा एक ही है। उसी भ्रष्टाचार को जो कांग्रेस कर रही थी, उसी भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी आगे चला रही है। पंकज भाई अब क्योंकि आम आदमी पार्टी से अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इसलिए पंकज भाई अपनी एक नई दुकान चलाकर एक नई कहानी बेच रहे हैं। वो अच्छा है, उनको यही करना चाहिए। और फिर वो आकाओं की बात पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट मानना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म देश में रखना है, वो है विकास का धर्म। सबसे पहले विकास, नेशन फर्स्ट। सबसे पहले देश के लिए क्या काम कर सकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे टीम के जो सेनापति हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनकी जो सारी की सारी जो विजन है, वो विजन आज ये कह रहा है कि हमको देश को आगे लेके जाना है। मैंने इसलिए पहले भी उदाहरण दिया, दोबारा दे रहा हूँ। जैसे एमसीडी में एलईडी लाइट्स का जो एक प्रोजेक्ट है, वो एक ऐसा खूबसूरत एग्जाम्पल
हमने दिया है, जो दुनिया देख रही है, जहां सरकार की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बिजली का बिल बचने से एलईडी की पेमेंट की जाएगी, 6 साल के बाद 60 करोड़ रुपए की इनकम होगी। ये है विजनरी लीडरशिप। और मैं ये कहूंगा इन सब पार्टीज को कि दिल्ली के भले के लिए वो सब विजनरी लीडरशिप लेकर आए। आज अगर ई टेंडरिंग हुई है और माफिया राज खत्म हुआ है तो वो बीजेपी के कारण हुआ है। ये ई टेंडरिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आज अगर आपको जन्म का प्रमाण पत्र, मृत्यु का प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और हम इसको अहमदाबाद जैसा मॉडल बनाएंगे और इसको टोटल जो है वो ई कॉमर्स मॉडल पर लेके जाएंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज हमने कूड़े से बिजली बनानी शुरू करी है। ये एक उदाहरण प्रस्तुत की है, जो पॉजिटिव उदाहरण है जो हमने प्रस्तुत की है। दिल्ली में केंद्र सरकार को सहयोग नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो भी दिल्ली के लिए काम करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स ने अभी इतना फंड दिया, वो सब का सब जो है वो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी इनके झंझट में नहीं पड़ना चाहती है। हम अपने पॉजिटिव एजेंडा को लेकर जाएंगे। जनता उस पॉजिटिव एजेंडा को प्यार कर रही है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। पंकज पुष्कर साहब, आपको जो कहना वो कहिएगा, लेकिन एक चीज एक सवाल मेरा ले लीजिए कि आपके लिए आप आने वाले वक्त में, आम आदमी पार्टी के लिए आप आने वाले वक्त में कितनी गुंजाइश देख रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा, अपनी बात भी रखिए आप। मैं उसको एक दिल्ली में एक विपक्षी दल के तौर पर देखता हूं। अभी वो सत्ता में है, लेकिन अगर वो अपनी मूल चरित्र को याद रखे, जो चापलूसों से बाहर आए, तो आम आदमी पार्टी को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो एक जिंदा दल रहेगी, लेकिन अभी तो बहुत गिरावट का दौर है। अभी तो आम आदमी पार्टी लोगों के दिल से उतर चुकी है। मेरी लोग इज्जत इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहले दिन से आम आदमी पार्टी की गलतियों को गलत कहा है और मैंने बिल्कुल चापलूसी नहीं की है, कोई भी फायदा नहीं लिया है, कोई भी फर्जी फ्लैट नहीं लिया है, कोई भी मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं बना हूं। मेरा केवल इतना कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने को डूबने से बचा सकती है अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और कन्वीनर में से एक पद छोड़ दें और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का हुक्म मानने लगे और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में उन लोगों को आने दें जिनकी कि अरविंद केजरीवाल से सवाल करने की हिम्मत हो। लोकपाल को स्वतंत्र करें, अपने चापलूस को लोकपाल न बनाएं। अभी भी जिंदा हो सकती है। लेकिन मैं आखिर में विकास जी से याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने ये नहीं बताया कि नॉर्थ एमसीडी ने वेबसाइट कितने पैसे में बनाई। उनको शीला दीक्षित भी याद आई, उनको अरविंद केजरीवाल की थाली भी याद आई। लेकिन मैं दोस्त कहना ये चाहता हूं, आप किसको छलेंगे? कब तक आप झूठ का कारोबार करेंगे? जो आप विजनरी लीडरशिप की बात कर रहे थे, मोदी जी देश में जो भी करें, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम कोई उनकी आलोचना नहीं करते, लेकिन अपनी गलियों में झाड़ू लगाने तो वो आएंगे नहीं मोदी जी। वो तो कोई पार्षद को ही करवानी पड़ेगी। क्यों ऐसा हाल बनाया? 10 साल से दिल्ली की एमसीडी जितनी शर्मनाक प्रशासन की एक गवाह बनी है, आपको आत्म साक्षात्कार करने का, अपना चेहरा आईने में देखने का मन नहीं करता? इतना क्यों आप छलते हैं? मैं स्पष्ट कहना ये चाहता हूं, हम थोड़े विनम्र बने। मैं भी बहुत सारे काम नहीं कर सकता, मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूं, तो गलती स्वीकार करना शुरू करें। डिपर सूरज केवल ये निकलता दूसरा है, ऊपर की जो राजनीति कूड़ा से कुछ इकट्ठा होगा नहीं। करता दिल्ली है, को कुछ नया वो चाहिए, देश को एमसीडी कुछ की नया चाहिए। योजना हम भारतीय एक दिन में जनता 160 पार्टी की है सैटेलाइट तो भेज सकते हैं, और उसका दिल्ली में फायदा कूड़ा उठाने का, कम्प्यूटर्स दिल्ली में उठा रहे कूड़ा हैं, उठाने का जनता इंतजाम उठा नहीं रही है। है। हमारे पास तो नालियों को हमने साफ उस करने पर का इंतजाम काम नहीं किया है, है। स्ट्रीट लाइट कूड़े दो से साल बिजली खराब पड़ी बनाने रहती का है, काम ठीक हमने करने का किया। इंतजाम नहीं हमने है। सोचा पार्क जो है इस उन पे तरीके से माली ग्रीन नहीं है, वेस्ट को शर्म आनी हमको ले चाहिए। जाना, बीजेपी उसका को भी हमने शर्म आनी प्लान चाहिए, किया, हम काम आम कर आदमी रहे पार्टी को भी हैं। आत्ममूल्यांकन इसलिए करना आप जो चाहिए है, और कांग्रेस को भी अपने आपको जो भ्रष्टाचार मौका के मिला, गड्ढे से बाहर आपने निकलने की नहीं कोशिश किया। करनी चाहिए। आपने मेरा सिर्फ पूरा सम्मान, भ्रष्टाचार मैं किया। सभी के सम्मान के साथ ये बात कहता हूं। ठीक है, मैं ठीक सभी है, का ठीक किसी है। का नष्ट होने की बात नहीं कर रहा। राजीव बब्बर साहब, फूले फले सभी योगदान ठीक है करें। पुष्कर साहब, ठीक है। राजीव बब्बर साहब, बस आखिरी के 2 मिनट हैं, 1 मिनट आपके लिए उसमें से कंक्लूड कीजिए और जरा फाइनल कमेंट दीजिए कि अभी आप खुद को कहां पाते हैं और मुकाबले में कौन है आपके? क्या आम आदमी पार्टी मुकाबले में है या कांग्रेस मुकाबले में? देखिए, ऐसा है कि हम 2/3 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं, 200 से ज्यादा जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। दूसरे और तीसरे की लड़ाई जो है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने आप तय करे कि कौन दूसरे पे है, कौन तीसरे पे है। हम तो पहले नंबर पर हैं क्योंकि जनता विकास की राजनीति के साथ है। ठीक है पुष्कर साहब, एक फाइनल कमेंट आपका सर। मैं केवल ये चाहता हूं, मेरी दुआएं ये हैं कि स्वराज को और दिल्ली की जनता को प्यार करने वाले लोग आए। अगर दिल्ली की निगम में अगर 10 दीवाने आ गए, दिल्ली की विधानसभा में एक पंकज पुष्कर है,
अरविंद केजरीवाल की इतनी हवा खराब होती है कि पिछले विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उनके पास पंकज पुष्कर के सवालों का जवाब नहीं है। वो विजेंद्र गुप्ता जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि उनके इशारे पे पंकज पुष्कर के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। अगर दिल्ली की नगर निगम में पंकज पुष्कर जैसे 10 दीवाने पहुंच गए, चाहे राजीव बब्बर जी करें, चाहे अभय दुबे की पार्टी करे, चाहे केजरीवाल जी का कोई चेला करे, लेकिन उनको डायरेक्शन जी होगी, जो गोल सेटिंग होगी, एजेंडा सेटिंग जो होगा, वो 10 दीवाने मिलकर तय करेंगे, 10 ईमानदार मिलकर तय करेंगे। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूं, मलाई आप खाएं, राज आप करें, लेकिन दिल्ली के साथ न्याय करें, दिल्ली की गलियों को साफ करें, दिल्ली की नालियों को साफ करें, कूड़े का इंतजाम करें, बहानेबाजी और विज्ञापनबाजी बंद करें। दिल्ली का भविष्य उज्जवल है, लोक उम्मीदवार आएंगे, स्वराज में यकीन रखने वाले लोग आएंगे, धरती के पुत्र और पुत्रियां आएंगे, वो दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। पुष्कर साहब जरा यहाँ क्लियर कर दिए, स्वराज जब आप कह रहे हैं ना, तो वो दिक्कत ये हो रही कि वो दीवाने होंगे, वो रेबल टाइप के लोग होंगे, या वो स्वराज पार्टी के लोग होंगे? नहीं, वो दोनों होंगे, वो दोनों हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक ना एक जिंदा आदमी बचा हुआ होगा, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर भी एक ना एक स्वराज को मानने वाला होगा। आखिर वो भी इसी धरती के पुत्र हैं, वही भारत माता के पुत्र हैं। मैं चाहूंगा कोई एक व्यक्ति कांग्रेस के अंदर निकले जो कहे कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार मुझे स्वीकार नहीं है। कोई एक व्यक्ति बीजेपी के अंदर निकले कि बीजेपी का भ्रष्टाचार मुझे स्वीकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर से एक आदमी निकले जो कहे कि अरविंद केजरीवाल जी की 13,000 की थाली मुझे मंजूर नहीं है, वो होगा तो मैं उसको स्वराज का सिपाही कहूंगा। और जो स्वराज अभियान के परंपरा से, आंदोलन से निकले, उनका तो स्वागत है ही, उन पर मैं बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया। कुछ आजाद उम्मीदवार भी आएंगे, कुछ बिल्कुल स्वतंत्र लोग भी आएंगे, निश्चित आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पुष्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बब्बर साहब, आपका भी। हमारे साथ अभय दुबे साहब थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। हमारे साथ विवेक यादव साहब थे, हालांकि वो बीच में चले गए। जैसे पंकज पुष्कर साहब आए, आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। बहरहाल ये पूरी सियासत है। आप समझिए कि जब आंदोलन सियासी रुख पर आ जाता है तो आंदोलन और सियासत दो अलग अलग राहें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से उलट। तब क्या हालत होती है, अब आम आदमी पार्टी को आप देख सकते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको कितना किस पर भरोसा करना है, लेकिन आने वाले वक्त में एमसीडी चुनाव है, वहां पर एक इम्तिहान आम आदमी पार्टी को और देना है। जो दलीलें अभी दी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो ये कि ये चुनाव और है, वो चुनाव और है, लेकिन फैसला आखिरकार दिल्ली की जनता ही करेगी। नमस्कार। नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी।